हम लोग आज संविधान में अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 जो कि समता का जो मूलाधिकार है उसका एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद का टाइटल है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब यह विभेद कौन नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 15 ही बताता है कि यह विभेद न तो राज्य द्वारा किया जाएगा और कुछ स्थितियों में नागरिकों द्वारा भी नागरिकों के साथ भेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में कुल 6 पार्ट हैं, 15(1) से लेकर 15(6) तक। इसमें मूल संविधान में सिर्फ 3 ही पार्ट थे, 15(1), 15(2), 15(3), लेकिन समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद का विस्तार किया गया। कुछ सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय थे जिन निर्णयों को निष्प्रभावी करने के लिए या प्रभावी करने के लिए कुछ अन्य पार्ट इसमें अनुच्छेद 15 में जोड़े गए। तो उनको हम लोग देखेंगे कि जैसे 15(4) जोड़ा गया, 15(5) जोड़ा गया, तो वो जोड़ने की परिस्थिति क्या थी, किस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए ये संविधान संशोधन हुए थे। तो अनुच्छेद 15 का जो टाइटल है वह है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अब इसका ये टाइटल हो गया 15(1), अनुच्छेद 15(1). इसका जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो पहले तो राज्य पर बंधन लगाया गया। क्या कहा जा रहा है 15(1) में कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो राज्य ऐसा नहीं करेगा। इन 5 आधारों पर केवल कहा गया है कि केवल इन 5 आधारों पर, माना ये 5 आधारों पर विभेद करने से किया गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। केवल शब्द लगाने का अर्थ यह है कि इन 5 आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर राज्य अपने नागरिकों के साथ विभेद कर सकता है। वह सिर्फ इन 5 आधारों पर विभेद नहीं करेगा, इसके अलावा अन्य किसी आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे निवास के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच विभेद कर सकता है। यहाँ जन्मस्थान के आधार पर विभेद से रोका गया है, निवास के स्थान पर विभेद से नहीं रोका गया है। क्षेत्र के आधार पर विभेद किया जा सकता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों, मैदानी भाग के जो लोग हों, नागरिक हों, उनके आधार पर ये विभेद किया जा सकता है। लेकिन ये 5 आधार जो बताए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर विभेद राज्य द्वारा अपने नागरिकों के बीच नहीं किया जा सकता। ठीक। अब 15(2), अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(2) यह कहता है कि ये जो 5 आधार बताए गए हैं, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा? तो 15(2), किसी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। पहला, जो दुकानें हैं, सार्वजनिक
होटल है, रेस्तरां है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, तो वहाँ पर प्रवेश से किसी नागरिक को रोका नहीं जा सकता इन 5 आधारों पर। इन 5 आधारों पर दुकानों, होटल, रेस्तरां, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जाएगा। अब प्रवेश से कौन नहीं रोकेगा? होटल का मालिक, रेस्तरां का मालिक, यहाँ वहाँ या वहाँ रह रहा कोई व्यक्ति किसी नागरिक को यह कह के नहीं रोकेगा कि आप अमुक जाति के हैं, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, या अमुक धर्म के हैं, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो यह 15(2) नागरिकों पर भी बंधन लगाता है कि कोई नागरिक भी किसी नागरिक को इन स्थानों पर प्रवेश से इन 5 आधारों पर नहीं रोक सकता। दूसरा 15(2) का जो दूसरा भाग है वह कहा गया है कि राज्य द्वारा पूर्णतः या भागतः पोषित या सब साधारण के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों या सार्वजनिक समागम के स्थलों के उपयोग से नहीं रोका जा सकता। तो किसे नहीं रोका जा सकता? राज्य द्वारा पूर्णतः या भागतः पोषित या सर्वसाधारण यानी जनता, सर्वसाधारण के प्रयोग को समर्पित किन चीज़ों को? कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सार्वजनिक समागम स्थलों के प्रयोग से या उपयोग से नहीं रोका जाएगा। तो कोई नागरिक भी उन्हें ऐसे कुओं, तालाबों या स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोक सकता जो सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः बनाए गए हों या जो सब साधारण के प्रयोग के लिए समर्पित हो, जनता के लिए समर्पित हो। तो वहाँ वैसे कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सार्वजनिक समागम के स्थलों के उपयोग से किसी नागरिक द्वारा भी किसी नागरिक को नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपना प्राइवेट कुआं बनाया गया है तो वह रोक सकता है, क्योंकि यह प्राइवेट कुओं आदि के संदर्भ में नहीं है और इन स्नान घाटों के साथ सड़कों, सार्वजनिक समागम स्थल, तो इन चीज़ों का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोई अपना प्राइवेट कुआं बनाया है, प्राइवेट किसी के खेत में या किसी के घर में सड़क है, तो उससे वो रोक सकता है। लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया है या सब साधारण के प्रयोग को समर्पित है, तब ऐसे में किसी नागरिक द्वारा भी किसी नागरिक को इनके प्रयोग से उन 5 आधारों पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रयोग से नहीं रोका जा सकता। ठीक। अब 15(3) कहता है कि राज्य इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। इस 15(3) जो कि इस 15 का अपवाद है, एक तरह से कहिए तो अनुच्छेद 15 का वो अपवाद है 15(3), यह कहता है कि राज्य इस अनुच्छेद यानी 15 की इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं, बच्चों के लिए
विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी, करने से नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। अगर राज्य चाहता है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष कानून बनाया जाए, कुछ विशेष योजनाएं चलाई जाए, कुछ उन्हें विशेष छूट दी जाए, तो इस आधार पर राज्य को नहीं रोका जाएगा कि वह लिंग के आधार पर विभेद कर रहा है। तो यहाँ राज्य को यह छूट दी गई है कि वह महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। और वह उपबंध कैसे होगा? कोई विधि बनाकर उन्हें कुछ सहूलियतें दी जाए, या कोई योजना चलाकर, या कोई छूट देकर उन्हें विशेष सहूलियत दी जा सकती है, विशेष उपबंध उनके लिए किए जा सकते हैं। ठीक। अब अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) की बात तब आई जब मद्रास राज्य ने क्या किया कि अपने यहाँ एक जियो जारी किया, और उस जियो में उसने कहा कि अनुच्छेद 46 का हवाला दिया गया। उस जियो में कहा गया कि अनुच्छेद 46 के तहत हम, उस अनुच्छेद 46 में जो बातें बताई गई हैं, राज्य को जो निर्देश दिया गया है, उन निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश में आरक्षण उसने दिया था। चंपाकम दोरईराजन, जो कि एक अभ्यर्थी थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के संदर्भ में, उन्होंने ज़्यादा नंबर पाया। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, जिनका प्रवेश हुआ था, उनसे वो ज़्यादा नंबर पाए थे प्रवेश परीक्षा में, लेकिन फिर भी उन्हें प्रवेश नहीं मिला। तो इसके खिलाफ वो मद्रास हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह गलत है, अनुच्छेद 15 ऐसा करने से रोकता है, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तब मद्रास सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और मद्रास राज्य बना चंपाकम दोरईराजन का वाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय में चला, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें जो डिसीजन दिया, उसमें उसने कहा कि अनुच्छेद, यह जो जियो है, यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन करता है। ये जो मूलाधिकार अनुच्छेद 14 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 15(1) में दिए गए हैं और अनुच्छेद 29(2) में दिए गए हैं, इसका उल्लंघन होता है इस जियो से। उसमें 46 का हवाला दिया गया था उस जियो में, अनुच्छेद 46 में कहा गया था कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़े लोगों के शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। इसी के तहत वो जियो निकाला गया था, उन्हें आरक्षण दिए गए थे। तो यहाँ अनुच्छेद 46 नीति निदेशक तत्व है, तो नीति निदेशक तत्व को मूलाधिकार पर हावी भी किया गया, ये भी मामला था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो चीज कहा कि अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार है, उसका इससे उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 15(1) सीधे सीधे कहता है कि राज्य जाति के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं करेगा, और 29(2) ये कहता है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, पूर्णतः या भागतः सहायता प्राप्त जो शिक्षा संस्थान है, उनके प्रवेश में किसी को, प्रवेश के संदर्भ में किसी को जाति, मूल वंश, धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। प्रवेश के संदर्भ में जाति, मूल वंश, धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो उसने कहा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन इस जियो से होता है। तब सरकार ने इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया। सरकार ने इस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ और इसके तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15 की कोई बात, अनुच्छेद जो 29 है उसकी कोई बात राज्य को
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। तो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करता है, तो उसे नहीं रोकेगा। यानी 15(1) की वो बात यथावत है कि 5 आधारों पर विभेद नहीं करना है, लेकिन अगर राज्य चाहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए कुछ विशेष उपबंध करना है, तो ऐसा करने के लिए उसे अनुच्छेद 15(1) नहीं रोकेगा। यानी राज्य ऐसा कर सकता है, यहाँ वो विभेद कर सकता है। इसी के तहत शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। जो सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान थे, सरकारी शैक्षणिक संस्थान थे, उनके प्रवेश में आरक्षण यहाँ से दिया गया इस 15(4) के तहत। लेकिन बाद में चलकर TMA, पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ, फिर PM, जो एक केस महाराष्ट्र का था, PM ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहाँ इन वादों में यह प्रश्न उठा कि क्या निजी शैक्षणिक संस्थानों यानी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो व्यावसायिक कॉलेज हैं, उनमें भी यह आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं। तो इन वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने, जो पाई फाउंडेशन बनाम भारत संघ का वाद था या इनामदार बनाम भारत संघ का वाद था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1)(g) जो मूलाधिकार है, जिसमें व्यापार, कारोबार आदि करने की स्वतंत्रता दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करना अनुच्छेद 19(1)(g) की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस आधार पर प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कहना था। तब सरकार ने उस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया और 15(5) जोड़ा गया। 93वां संशोधन हुआ 2005 में और इसके तहत अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, जिनमें कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान भी हैं, प्रवेश संबंधी विधि बना सकता है। आरक्षण उनमें प्रवेश संबंधी आरक्षण को लेकर विधि बना सकता है। और इसमें एक संस्थान की छूट दी गई कि अनुच्छेद 30(1) के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे, उन शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में, वो सरकारी शैक्षणिक संस्थान हो या प्राइवेट कॉलेज हो, व्यावसायिक कॉलेज हो, यहाँ तक कि IIT में भी आरक्षण की व्यवस्था इस 15(5) से कर दी गई। तो इसमें कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी हैं,
प्राइवेट कॉलेज भी हैं या संस्थान भी हैं, कॉलेज भी हैं में प्रवेश में आरक्षण संबंधी विधि बना सकता है, बना सकता है। सिर्फ अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा विधि राज्य को बनाने के लिए कह दिया गया। 2005 में ये संशोधन हुआ, अनुच्छेद 15(5). इसके तहत केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 बना। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 बनाया गया और इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस वाद में कहा कि ऐसा अधिनियम बनाया जा सकता है क्योंकि 15(5) ऐसा कहता है। तो 15(5) के तहत यह अधिनियम बना है, ठीक है। लेकिन अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन साथ में क्रीमी लेयर का पालन करना होगा। एक शर्त उसने लगा दी कि क्रीमी लेयर का पालन करना होगा। यह क्रीमी लेयर की अवधारणा 1993 में आई थी। इंदिरा साहनी जो वाद था, जिसे मंडल केस भी कहा जाता है, तो उसमें इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि ओबीसी को जो आरक्षण 27% दिया जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर के द्वारा जो ओबीसी में जो अगड़े हैं उनको इस आरक्षण से बाहर किया जाएगा। इसके लिए रामनंदन समिति का गठन हुआ और 1993 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा गया, उस समय 1993 में ये कहा गया था कि जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनके बच्चों को इस आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इस अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में क्रीमी लेयर की अवधारणा का पालन इन शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में जो आरक्षण है उसमें भी करने को कहा गया। ठीक, अब 15(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया। इसी संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की सुविधा दी गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, जिन्हें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके अलावा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात इस संशोधन के तहत की गई और 15(6) इसमें जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोक सकती। यानी इसमें 2 चीजें कही गई कि राज्य ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए
विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। और दूसरा कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में EWS को कुल सीट का 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण दिया जाएगा। कुल सीट का 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में भी दिया जाएगा। और इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया, जो कि नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 में जो संशोधन हुए, क्यों संशोधन हुए, उसको हम लोगों ने देखा। अब अनुच्छेद 15 में जो विशेष उपबंध किए जा रहे हैं या जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो किस प्रकार का आरक्षण है। तो जो आरक्षण दिया जा रहा है वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी आरक्षण है। नौकरियों के आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 नहीं करता है, नौकरियों के आरक्षण की बात अनुच्छेद 16 करता है। यहाँ सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की बात की जा रही है। और विशेष उपबंध जो है, जैसे महिलाओं को स्थानीय निकायों में जो आरक्षण दिया गया है वह 15(3) के तहत दिया गया है। यह विधानसभाओं में अगर किसी वर्ग को, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाता है या फीस में कोई छूट दी जाती है, तो इस प्रकार के कार्य इस अनुच्छेद 15 के तहत किए जाते हैं। ठीक, हम लोग आगे अनुच्छेद 16 को देखेंगे और फिर वहाँ हम लोग क्रीमी लेयर को डिफाइन करेंगे और साथ में EWS के मानक क्या है, इसको भी हम लोग वहीं अनुच्छेद 16 में देखेंगे।